Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. Continuing with the solutions of GATE 2016 question paper, in this video I am starting with question number 45, which is the following synthetic transformation can be achieved using. तो इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन टू अ साइक्लिक अमाइड. दिस इज 7 मेंबर्ड अमाइड 1 2 3 4 5 6 7 और इस अमाइड का जो नाम है दैट इज कैप्रोलेक्टम. अब ये अमाइड हमारा नॉन अमाइड क्यों है? बिकॉज दिस अमाइड इज द प्रिकर्सर टू मेक नाइलॉन. नाइलॉन बनाने के लिए कैप्रोलेक्टम का यूज होता है, तो इसीलिए ये आपका एक नॉन अमाइड है. और इसका लेक्टम क्यों है इसके नाम में? बिकॉज ये एक साइक्लिक अमाइड है. अगर हमारे पास होता है जैसे साइक्लिक एस्टर तो उसे हम बोलते हैं लेक्टोन, और ये साइक्लिक अमाइड है तो इसलिए यहाँ पे है लेक्टम. अब इसका ये कन्वर्जन होने के लिए आपको रिएजेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये कन्वर्जन हम किस रिएजेंट्स को यूज करके कर सकते हैं. तो जो पहले आपको रिएजेंट दिया है दैट इज हाइड्रोक्सिलामीन इन एसिडिक कंडीशंस एंड देन H2SO4. पहले आपको ये डालना है और फिर आपको सेकंड नंबर पे ये डालना है. तो अगर आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पर हाइड्रोक्सिलामीन डालने हैं इन एसिडिक कंडीशंस, तो एसिडिक कंडीशंस तो आपको इसलिए दी गई है दैट इज टू एक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप. जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो एसिडिक कंडीशंस में एक्टिवेट कैसे होगा? बिकॉज आपका जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे कार्बन है ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ऐसे. क्या हुआ है यहाँ पे? आपकी ऐसी स्पीशीज जनरेट हुई है. तो अगर ये बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपका यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा. तो दिस पोजीशन इज नाउ बिकमिंग मोर इलेक्ट्रोफिलिक. तो इसीलिए अब जो आपका ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ये और इजीली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर सकता है. तो जब भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है और आपने उसके ऊपर डाला हाइड्रोक्सिलामीन, then you will get oxime, corresponding oxime. अब जो ये आपको oxime मिला है, आपने देखा होगा कि this oxime is generally a precursor which is used in Bachmann rearrangement. Bachmann rearrangement. और Bachmann rearrangement का मेन मकसद क्या है? To incorporate nitrogen इन दिस कार्बोनिल कंपाउंड. अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो इस कार्बोनिल ग्रुप और R ग्रुप के बीच में ये नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट कर देगा. तो बेसिकली क्या फॉर्म करेगा? अमाइड फॉर्म करेगा. और यही आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में है भी. अब बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए जो आपका मेन रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो बैकमैन रीअरेंजमेंट आपका तब होगा जब आप जो ये हाइड्रोक्सिलामीन में जो ये OH ग्रुप जो ऑक्साइम में ये जो आपका ऑक्साइम बना है, इस ऑक्साइम में जो आपका OH है इसे आपको बनाना होता है लीविंग ग्रुप. और ये आपका लीविंग ग्रुप बनता है इन एसिडिक कंडीशंस. या फिर अगर आप कोई लुईस एसिड यूज करते हैं, तो अगर आप यूज करते हैं सपोज PCl5 या फिर H2SO4 या फिर SOCl2, तो आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाता है. और बैकमैन रीअरेंजमेंट का आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज अमाइड. तो इसमें आपको सेकंड नंबर पे डाला गया है H2SO4. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका H2SO4 है ये इस OH को बनाएगा लीविंग ग्रुप OH2+, और ये आपका यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट होके OH2 लीव हो जाएगा. और उसके बाद इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो आपका एलिमिनेट हुआ है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है उस पर अटैक करता है और फिर टोटोमराइजेशन के बाद आपको आपका अमाइड मिल जाता है. तो जो आपका फर्स्ट इसमें रिएजेंट गिवन है कि पहले आपने हाइड्रोक्सिलामीन की मदद से बनाया ऑक्साइम और फिर आपने उस ऑक्साइम पे H2SO4 डाल के बेसिकली बैकमैन रीअरेंजमेंट किया है, तो आपको आपका ये कैप्रोलेक्टम मिल जाएगा अगर आप इस पे डालेंगे P रिएजेंट. बैकमैन रीअरेंजमेंट में हमें एक चीज और भी देखनी होती है कि अगर आपका बेसिकली ऐसे कीटोन है तो कीटोन में आपके पास दो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो कौन सा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा? तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी ऑक्साइम आपका जो फॉर्म होता है, जो ऑक्साइम आपका बनता है
इस ऑक्साइन में जो भी ग्रुप आपका OH के एंटी होता है वो आपका माइग्रेट करता है। बट यहाँ पे हमें ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो कीटोन दिया गया है दैट इज सिमेट्रिकल कीटोन, तो इसमें दोनों तरफ से आपका जब ये सिमेट्रिकल है तो कोई भी माइग्रेट करेगा आपको कैप्रोलेक्टम ही मिलेगा। बट अगर आप इसका और डिटेल में मैकेनिज्म या फिर ये देखना चाहते हैं कि विच ग्रुप माइग्रेट, देन यू कैन स्टडी इन एनी स्टैंडर्ड बुक। अब सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया गया है? सेकंड नंबर पे आपको रिएजेंट दिया गया है HN3H+। आपने जनरली पढ़ा होगा दिस इज ऑल्सो द रिएजेंट टू इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन इन द कार्बोनिल इन द कीटोन और एल्डिहाइड। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या होगा? वही H+ जो आपका है दिस इज टू एक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप, और उसके बाद जो है आपका HN3 है, इसमें आपका जो अजाइड है बेसिकली दिस विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो जब ये आपका एक्टिवेट हो गया और उसके बाद इस पे N3- ने अटैक किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी ये स्पीशीज। आपको ऐसी कुछ स्पीशीज मिलेगी। अब ये स्पीशीज जब आपको ऑब्टेन होती है तो इसके बाद आप दो पाथवे बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। एक पाथवे में क्या पॉसिबल है, जैसे आपने एसिडिक कंडीशंस यूज की हैं तो जो है आपका OH है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर आपका ये OH प्रोटोनेट होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऐसा कुछ, और जैसे ही आपका ये लीव करेगा तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे बनाएगा, ये आपका कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करेगा अपना लोन पेयर देके, एंड यू विल गेट दिस। Yes, you will get this. Now this alkyl group will come here and this N2 will be removed from your molecule and you will get a 7-membered ring, जिसमें आपको क्या मिला है? जिसमें आपको मिला है एक ऐसी स्पीशीज। और अब इस स्पीशीज पे यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा सॉल्यूशन में से, तो अब यहाँ पे H+ रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा ये। अब इसमें आपका हो जाएगा टॉटोमेराइजेशन, सॉरी दिस इज 7-membered। और जब आपका यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेराइजेशन देन यू विल गेट दिस कैप्रोलेक्टम। अब सेकंड पाथवे में आपका क्या हो सकता है? सेकंड पाथवे में जो ये नाइट्रोजन है ये आपका प्रोटोनेट हो सकता है। तो अगर आपका ये वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा देन यू विल गेट दिस। पहले आपको मिली कुछ ऐसी स्पीशीज, नाउ दिस एल्काइल ग्रुप विल कम हियर एंड दिस N2 will be removed and you will get again a 7-membered compound. और यहां पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसी ही कुछ यहाँ पे स्पीशीज बन गई है। फिर फर्दर इसमें प्रोसेस होगा, टोटोमराइजेशन होगा और आपको फिर से कैप्रोलेक्टम मिल जाएगा। तो जो आपका सेकंड रिएजेंट जो आपको गिवन है HN3H+, दिस इज आल्सो यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन। जैसा आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट करता है
तो ये भी आपका करेक्ट रिएजेंट है। अगर आप साइक्लोहेक्सेनोन पे HN3H+ का यूज करते हैं देन यू विल गेट दिस कैप्रोलैक्टम। अब अगर आप थर्ड देखेंगे तो थर्ड में आपको जो रिएजेंट गिवन है वो है NH2OH H+ और फिर उसके बाद NaOH। पहले डाला ये, फिर सेकंड नंबर पे डाला ये। तो ये डाल के तो आपको फिर से वही पहले आपको अपने साइक्लोहेक्सेनोन का करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइम मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे बेसिक कंडीशंस यूज करेंगे तो बेसिक कंडीशंस में बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए ये रिएजेंट आपको आपका कैप्रोलैक्टम नहीं देगा। तो इसीलिए दिस इज नॉट द करेक्ट रिएजेंट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द ओनली ऑप्शन जिसमें आपको P and Q गिवन है, जो कि आपके करेक्ट रिएजेंट्स हैं भी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो 45 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, P and Q। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider a two-state system at thermal equilibrium with equal degeneracy where the excited state is higher in energy than the ground state by 0.1 electron volt। तो यहाँ आपको एक सिस्टम दिया गया है विच इज टू स्टेट सिस्टम। ये आपका टू स्टेट सिस्टम, ये सिस्टम है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पे और इसमें आपको दिया गया है इक्वल डिजेनरेसी, इक्वल डिजेनरेसी। और आपसे क्या कहा गया है कि एक्साइटेड स्टेट इज हायर इन एनर्जी देन द ग्राउंड स्टेट बाय 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जैसे ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है और ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, तो इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है आपका दैट इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट एट अ टेम्परेचर फॉर विच KBT इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया है कि सपोज आपकी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है ये और आपकी ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है ये, तो आपसे इसकी रेशो पूछी गई है और आपसे रेशो ऐसे टेम्परेचर पर पूछी गई है जिसके लिए आपकी KBT की वैल्यू होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली जब भी आपसे ये पॉपुलेशन रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, यहां पे आपका होता है पहले डीजेनरेसी का फैक्टर, डीजेनरेसी e⁻⁻ एनर्जी ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट डिवाइडेड बाय KBT। नाउ होल डिवाइडेड बाय फिर से वही डीजेनरेसी वाला फैक्टर e⁻⁻ एनर्जी नाउ ऑफ दिस ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाय KBT। अब आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी इक्वल है, तो इसलिए डीजेनरेसी वाला फैक्टर आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, e⁻, इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट और ये पावर आपके ऊपर हो जाएगी प्लस, तो ये आपका आ गया यहाँ पे माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाय KBT। अब आप देख सकते हैं अगर आप इसे खोलेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, e⁻ एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट डिवाइडेड बाय KBT और e+ एनर्जी ऑफ एक्साइटेड एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाय KBT, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट एनर्जी का डिफरेंस क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी आपकी ज्यादा है ग्राउंड स्टेट से, तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अगर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो e⁻ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई आपको किस टेम्परेचर पे निकालना है, जब आपकी KBT की वैल्यू है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे e⁻ 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05 देन यू विल गेट योर आंसर। और आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। मतलब आपको एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ही ऊपर रखनी है और नीचे आपको रखना है ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सोल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। तो
इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए और आपको जो वैल्यूज गिवन है उन्हें पुट करना है। इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करना था, जो आपको वैल्यूज दी गई थी वो सेम यूनिट्स में गिवन थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द वाइब्रेशनल मोड्स गिवन बिलो द IR एक्टिव मोड्स आर। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं डिफरेंट उनके एक्टिव मोड्स में, डिफरेंट IR एक्टिव मोड्स में। तो वो आपको क्या बनाया गया है, सेकंड है आपका सॉरी, ये आपके एक्टिव मोड्स नहीं बनाए गए हैं, ये आपको 3 वाइब्रेशनल मोड्स बनाए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से IR एक्टिव मोड्स है कौन से। तो पहले अगर हम CO2 मॉलिक्यूल देखें तो जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है हमारे 3। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स CO2 मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 3n होती है हमारी, तो वो है हमारी 9। अब उस 9 के अंदर 3 तो हमारी है ट्रांसलेशनल, और जब भी हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो हमारी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 2, तो वो है हमारी 2। और बाकी की हमारी कितनी बची जो वाइब्रेशनल होंगी, दे आर 4। सो इट हैज टोटल ऑफ 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपसे यहाँ पे 3 बनाई गई हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से IR एक्टिव कौन सी हैं। तो इन जनरली जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो जो इसके 4 होती हैं उन 4 में से 3 होती हैं आपकी एक्टिव और 1 होती है आपकी इनएक्टिव। कैसे एक्टिव इनएक्टिव का हमें पता कैसे चलता है? एक्चुअली जो हमारा IR आपसे पूछेगा IR एक्टिव मोड्स, तो बेसिकली जब भी हम किसी का IR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो मॉलिक्यूल के लिए जो क्राइटेरिया जो उसे फॉलो करना चाहिए वो क्या होता है, ईदर द मॉलिक्यूल शुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और जब हम उसे इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी की हम एनर्जी देंगे तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो उस वाइब्रेशन को करते समय उसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए, या तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट हो और चेंज इन डाइपोल मोमेंट हो, मतलब डायनेमिक डाइपोल मोमेंट हो, तो तब हम बोलते हैं कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल IR एक्टिव है। तो अब यहाँ पे आपको जो 3 मोड्स बनाए गए हैं, ये तो आपका पहले इन्होंने बनाया है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो अगर आप इन जनरल देखें तो जो आपका CO2 मॉलिक्यूल है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है, क्योंकि इसका जो यहाँ का बॉन्ड मूवमेंट है और इसका जो यहाँ का बॉन्ड मूवमेंट है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो टोटल डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का हमारा होता है 0। सिमिलरली अगर आप सिमेट्रिकली इसे स्ट्रेच करेंगे तो जो केस आपका इन जनरल आप देख रहे हैं तो जितना बॉन्ड मूवमेंट यहाँ पे उतना ही बॉन्ड मूवमेंट यहाँ पे होगा, बिकॉज आपने जो स्ट्रेचिंग दी है वो आपकी सिमेट्रिक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका डाइपोल मोमेंट इसमें होगा 0। तो इसमें ना तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और वाइब्रेशन भी आपने सिमेट्रिक ऐसी की है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आपने ऐसी की है जिससे डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल में क्रिएट भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये जो आपका मोड है ये आपका IR एक्टिव मोड नहीं है, ये आपका IR इनएक्टिव मोड है। और यही हम यहाँ पे देखते भी हैं कि जो 4 में से इसका एक इनएक्टिव मोड होता है वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरो है ये कैसे बनाया गया है, ये आपका दर्शा रहा है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग को। तो अगर आप अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो यहाँ का डाइपोल बॉन्ड मूवमेंट क्रिएट होगा और जो आपका यहाँ का बॉन्ड मूवमेंट क्रिएट होगा वो आपका होगा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बॉन्ड मूवमेंट आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो आपका चार्ज पे डिपेंड करता है और एक आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच किया है तो यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ का जो चार्ज है उसकी अभी हम बात नहीं करें बट डिस्टेंस तो अलग होगी। तो इसीलिए जो यहाँ का बॉन्ड मूवमेंट है और यहाँ का बॉन्ड मूवमेंट है वो आपका डिफरेंट होगा। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा बट इक्वल नहीं होगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसीलिए अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच में यहाँ पे आपको डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो आपका मोड है ये आपका है IR एक्टिव मोड। अब अगर आप इसकी बात करेंगे, ये आपको गिवन है बैंड, और एक्चुअली इसमें 2 सेम एनर्जी के बैंड होते हैं, डीजेनरेट बैंड्स, 2 डीजेनरेट बैंड्स। अब जो ये बैंड है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर आपका डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये जो आपका बैंड है ये भी आपका IR एक्टिव मोड है।
इसीलिए जो हमारे पास ये 3 एक्टिव मोड्स आते हैं, ये 3 एक्टिव मोड एक्चुअली में क्या होते हैं, एक तो होता है आपका 1 अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच और आपके 2 डीजेनरेट वाले बेंड्स। तो जो आपके 2 डीजेनरेट बेंड्स और एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच है वही आपका एक्चुअली में IR एक्टिव मोड्स हैं CO2 के अंदर। तो अब आपसे तो इन तीनों में बताना है, तो इन तीनों में ये आपका इनएक्टिव है और ये 2 आपके एक्टिव हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें आपको गिवन है सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आपके IR एक्टिव मोड्स कौन से हैं। तो IR एक्टिव मोड्स को चेक करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि या तो मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो या फिर जब वो वाइब्रेशन हो रही है तो उससे आपका डायपोल मूवमेंट में चेंज आ रहा हो, तब आपका वो मोड आपका IR एक्टिव मोड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रियल वेव फंक्शन। तो इसमें आपको एक वेव फंक्शन बनाया गया है, ऐसा कुछ, और इसे मार्क किया गया 1 2 3 और यहाँ पे लिखा है साई और ये है आपका x, और आपसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन dx अराउंड पॉइंट्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन द फिगर ओबेज द ट्रेंड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये आपको एक कर्व बनाया गया है, इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन आपको ड्रॉ किए गए हैं, उन्होंने जो एरिया कवर किया है दैट इज डिफरेंट। सबसे ज्यादा एरिया कवर किसने किया है, सेकंड वाले ने। फिर सेकंड पे अगर आप देखेंगे जो आपका कर्व का एरिया बड़ा है वो है आपका थर्ड के लिए, और जो आपका सबसे ज्यादा स्मॉल है वो आपका है फर्स्ट वाले के लिए। तो अगर आपकी साई की वैल्यू, अगर आप इस एरिया से देखने की कोशिश करेंगे तो आपका साई स्क्वायर भी उसे ही करेस्पॉन्ड करेगा। जिस चीज के लिए आपका साई बड़ा है उसका आपका साई स्क्वायर भी बड़ा ही होगा। जब आप इसका साई स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो बस फर्क क्या आएगा, ये यहाँ आएगा, ये नेगेटिव से यहाँ चला जाएगा और ये और ऊपर चला जाएगा। बट अल्टीमेटली साई की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, तो इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, probability in second is greater than probability in third is greater than probability in first। तो ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि सेकंड ने सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा है, फिर थर्ड ने उससे कम एरिया कवर किया है और फिर फर्स्ट ने सबसे ज्यादा कम एरिया कवर किया है। तो जो एरिया कवर किया है उसी बेसिस पे आप अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल का ऑर्डर लगा देंगे। Now the next question is the temperature composition phase diagram of the two component system made of x and y is given below. At a temperature of 288 Kelvin and starting point at the point P, y is added until the composition reaches S. Which of the following statements is not true? तो इसमें आपको क्या दिया गया है, टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व दिया गया है, वो भी एक टू कंपोनेंट सिस्टम का, और आपसे क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका टू कंपोनेंट सिस्टम है ये x और y से बना है, और टेम्परेचर 288 केल्विन जिसे ये स्टार्टिंग पॉइंट एट P पे क्या बोल रहे हैं कि y इज एडेड अंटिल द कंपोजिशन रीचेस S। अब फिर आपसे को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि उनसे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जनरली ऐसा होगा कि हमारे दिमाग में सेट रहता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हमें बताना है। हमने पढ़ा ए ऑप्शन, वो दिखा ये तो ट्रू है तो हम ए मार्क कर देंगे, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन ट्रू होंगे, एक ऑप्शन होगा आपका फॉल्स, और आपको फॉल्स वाला ऑप्शन ही मार्क करना है। ये आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ y, ये हो गया आपका सॉलिड x प्लस वाई, ये आपका पॉइंट P, पॉइंट Q,
पॉइंट एस, और यहाँ पे आपका है लिक्विड। तो अभी हम देखना शुरू करते हैं कि आपको क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहले आपको दिया है एट पी द सॉलिड एंड लिक्विड आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस। तो जो ये आपका पी है, अगर आप पी पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपकी लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे आपका सॉलिड कितना प्रेजेंट है, और ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी कि आपका लिक्विड कितना प्रेजेंट है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो आपका P बनाया गया है, दिस इज ऑलमोस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो अगर ये P मिड पॉइंट पे है तो इसका मतलब जो सॉलिड का प्रोपोर्शन है और लिक्विड का प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जो आपके ऑप्शंस में दिया भी गया है। ये P पॉइंट इन्होंने स्केल पे नहीं बनाया, इसीलिए लिखा है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस। ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस ही होगा, बिकॉज इधर की लाइन आपका सॉलिड रिप्रेजेंट कर रही है, इधर की लाइन आपका लिक्विड रिप्रेजेंट कर रही है, और ये आपका है मिड पॉइंट में, तो इसीलिए आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज ट्रू। सेकंड आपको क्या दिया है, एट क्यू द सिस्टम इज ऑल लिक्विड। तो ये तो हमें साफ दिख रहा है, जो आपका एक क्यू पॉइंट बनाया गया है ये आपका इस रीजन में बनाया गया है जिसमें आपका पूरा लिक्विड प्रेजेंट है, तो इसलिए जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज ट्रू, एट क्यू द सिस्टम इज ऑल लिक्विड। अब एट एस द सिस्टम हैज मोर सॉलिड देन लिक्विड। अब सिमिलरली आपका पॉइंट एस यहाँ पे बनाया गया है, तो आप वही दो लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट से लेफ्ट साइड में और एक पॉइंट से राइट साइड में। तो आपकी जो ये वाली लाइन है ये आपका रिप्रेजेंट करेगी सॉलिड कंपोजिशन, और ये जो आपकी ये वाली लाइन है ये आपका रिप्रेजेंट करेगी लिक्विड कंपोजिशन। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये सॉलिड कंपोजिशन वाली लाइन है ये ऑब्वियसली बड़ी है और ये लिक्विड वाली आपकी छोटी है, तो इन्होंने क्या लिखा है, एट पॉइंट एस द सिस्टम हैज मोर सॉलिड देन लिक्विड, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ट्रू। आपका पॉइंट एस पे जो सॉलिड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन लिक्विड। अब आपका बचा लास्ट ऑप्शन, तो उसमें आपको क्या लिखा है, एट आर द लिक्विड इज प्योर एक्स। तो बेसिकली आर कहां पे बनाया गया है, आर आपका यहां पे बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है द लिक्विड इज प्योर एक्स विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका देखो लिक्विड है, तो इसमें तो आपका लिक्विड फॉर्म में एक्स और वाई प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा एक तो y एक्सिस में, और यहाँ पे आपका जो x है वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, और ये जो आपका पॉइंट है ये आपका बनाया गया है लाइन पे। तो ये तो आपकी वो लाइन है जहां पे आपका फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस फेज ट्रांजिशन पॉइंट पे इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका सिर्फ प्योर x ही प्रेजेंट हो। इन्होंने लिखा है द लिक्विड इज प्योर x, यहाँ पे लिक्विड में y होना ही होना है, बिकॉज इधर आपका y प्रेजेंट है। तो इसीलिए इस पॉइंट पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो लिक्विड है उसमें सिर्फ x कंपोनेंट आपका हो, आपका y कंपोनेंट भी प्रेजेंट यहाँ पे होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा है। इस लाइन पे आपका दिस इज फेज ट्रांजिशन लाइन, तो इसीलिए जो आपका इसमें डी ऑप्शन है ये आपका है फॉल्स ऑप्शन, और यही आपका होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। सो जो आपका डी वाला स्टेटमेंट है कि आर पॉइंट पे लिक्विड इज प्योर एक्स, वो आपका गलत है, वहां पे लिक्विड में वाई कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ सिस्टम सब्जेक्टेड टू ओनली पीवी वर्क एंट्रोपी इज गिवन बाय। तो पीवी वर्क इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि जनरली हम जो ये पढ़ते हैं कि du इज इक्वल्स टू ये जो हम पढ़ते हैं इसमें हमने जो यहाँ पे वर्क का यूज किया है ये आपका वर्क का एक्सप्रेशन है, तो दिस इज बेसिकली ओनली पीवी वर्क। तो इन्होंने हमें कहा है फॉर अ सिस्टम सब्जेक्टेड टू ओनली पीवी वर्क। एक्चुअली यहाँ पे और भी टर्म्स होती हैं जिसमें आपका वो वाला वर्क इंक्लूडेड होता है दैट इज नॉन पीवी वर्क, तो हमें नॉन पीवी वर्क से यहाँ पे डील नहीं करना है। इन्होंने हमें दिया है कि सिर्फ पीवी वर्क फॉर अ सिस्टम सब्जेक्टेड टू ओनली पीवी वर्क, तो इसीलिए हमें डायरेक्ट इन्हीं वाली इक्वेशंस का यूज करना है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने पूछा है एंट्रोपी इज गिवन बाय, और आपको जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है दे आर इधर गिब्स फ्री एनर्जी वाली फॉर्म में और या फिर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी वाली फॉर्म में। तो आपके पास ऐसी जो एक्सप्रेशन है जी और ए के लिए वो क्या होती है, वो होता है ये
dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस sdt और dA इज इक्वल्स टू माइनस pdv माइनस sdt। तो बेसिकली ये एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें हमने सिर्फ पीवी वर्क को अकाउंट में लिया है, नॉन पीवी वर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपका एंट्रोपी किसके इक्वल होगा। तो अगर आप एंट्रोपी वाले फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लाना चाहते हैं तो आपको बात करनी होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करेंगे तो आपका डीपी क्या हो जाएगा, डीपी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ये टर्म होगी आपकी 0, ये dt आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम वाले फैक्टर को 0 करना है, dv को 0 करना है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट गिवन है दैट इज माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो आपका फोर्थ गिवन है दैट इज माइनस डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। पीवी वर्क की सिग्निफिकेंस सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स को यहाँ पे अकाउंट में लेना है, नॉन पीवी वर्क वाले फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं लेना है। दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। So that's all for this video. I will be discussing rest of the questions in the upcoming videos. If you have any queries, then you can ask in the comment section. Thank you.